हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका और आज हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर या मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम टाइम ड्यूरेशन से। तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी डिबेटेबल है, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइम ड्यूरेशन है वो है 321 BC टू 187 BC। ये टाइम था मौर्यन एम्पायर का। तो मौर्यस की अगर बात करें, आई गेस आप सभी के जहन में एक नाम आता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो पहले राजा थे जिन्होंने नींव रखी थी मौर्यन एम्पायर की। वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। उनको फाउंडर भी कह सकते हैं हम मौर्यन डायनेस्टी का। तो अगर हम मौर्य एम्पायर की बात करें तो ये आप मैप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारा एरिया जो है ये मौर्यंस के पास था। तो पाकिस्तान तो पूरा ही है, फिर इंडिया के कुछ एक पार्ट है, एक्सेप्ट ये कुछ साउथ के कुछ एरियाज़ को छोड़ के, वो सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो मौर्य डायनेस्टी में है। तो मौर्य डायनेस्टी के लिए अब सबसे पहले देख लेते हैं कि रूलर्स कौन कौन से थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि सबसे पहले तो हमारे पास हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है, जितने टाइम तक इनका टाइम स्पैन रहा है, दैट इज़ 321 टू 297 BC। तो तीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है शासक या रूलर्स थे हमारे पास, जिसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और उसके बाद है अशोका। ये सबसे ज़्यादा कैपेबल लोग थे जिन्होंने इतना जो है पूरा का पूरा ऑलमोस्ट इंडिया ही जीत लिया था। इसके अलावा जो इसके बाद के जितने भी रूलर्स आए, अगर मैं बात करूं तो हो सकता है उनकी पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो इतना स्ट्रांग नहीं था या वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो मौर्यास थे, जो मौर्यन एम्पायर था, वो भी ख़त्म हो गया। तो तीन इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। अशोका द ग्रेट के बारे में तो सबने सुना ही होगा। तो क्या हुआ था, गुप्ता पीरियड जो था जब वो ख़त्म हुआ, उसके डाउनफॉल के बाद क्या हुआ, जो अगर मैं बात करूं जितने भी नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे छोटे छोटे किंगडम्स में जो था वो डिवाइड हो गया। तो मौर्यन डायनेस्टी से पहले क्या हुआ, अगर हम देखें तो नंदास डायनेस्टी उससे पहले जो थी वो नंदास डायनेस्टी थी। तो नंदास को ख़त्म करके मौर्यन एम्पायर आया था। तो नंदास के टाइम पे क्या था, टोटल 16 महाजनपद थे। ठीक है, कितने थे? 16 महाजनपद थे। तो उसमें ये नाम है यहाँ पे, और कौन कौन सी स्टेट किस में पड़ती है वो सब इसमें मेंशन किया हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ मगध, तो मगध उनकी राजधानी थी। ठीक है, मगध राजधानी थी नंदास की, और मगध को जीतना जो था वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो था, स्ट्रॉन्ग महाजनपद था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका था, तो वो थी अवंती, उज्जैन अवंती, मध्य प्रदेश के आसपास। ठीक है, बाकी मगध जो है वो गया, पटना, इनके बीच में यहाँ पे आता है। ठीक है, और मगध सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों था, क्योंकि ये जो है ये यमुना के पास था, और साथ में आसपास जंगल भी थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर तो अच्छा था ही, और जंगल होने की वजह से कोई बहुत इजीली अटैक नहीं कर पाता था। क्लियर है इतना? अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। सोर्सेज ऑफ मौर्यन एज। तो अलग अलग टेक्स्ट है हमारे पास, जहाँ से हमें पता चलता है कि मौर्यंस का क्या जो था, उनका एज कितनी थी, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या था। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है अशोका स्तंभा इंस्क्रिप्शन। मतलब जो स्तंभ पे उसने अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, वहाँ से हमें जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से मौर्यन एज का पता चलता है। तो अब देखते हैं कि मौर्यंस का राइज कैसे हुआ, कैसे जो थे मौर्यंस जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले जो थे नंदास डायनेस्टी थी जो 345 BC से रूल कर रही थी। तो नंदास जो थी ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी, और जो वहाँ का लास्ट रूलर था उसका नाम था धनानंद। तो धनानंद जो थे वो बहुत ही क्रूअल टाइप के राजा थे, और बहुत ही ब्रूटल जो रूल था उनका। टैक्स का सिस्टम बहुत ख़राब था, लेकिन जो कॉमन पीपल थे उनकी उन्होंने दुर्दशा करके रखी हुई थी। मतलब जो सिस्टम था वो बहुत ही ख़राब था। और जो लास्ट रूलर की अगर मैं बात करूं, धनानंद, तो वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं क्रूअल और करप्टेड टाइप के राजा थे। अब इसके अलावा ये सब चीज़ें जो थी चाणक्य ऑलरेडी जानते थे। तो चाणक्य तब तक एग्जिस्टेंस में थे, वो तक्षशिला में पढ़ाते थे, उनको सब लोग वहाँ पे जानते थे। तो एक बार एक स्टोरी है जिसके अकॉर्डिंग ऐसा कहते हैं कि एक बार क्या हुआ
जो चाणक्य थे वो नंदास के दरबार में गए थे, तो धनानंद ने उनकी किसी बात पे इंसल्ट कर दी। तो जब उन्होंने इंसल्ट की तो आर्यभट्ट को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देख लूँगा, पर इसकी सज़ा मैं ज़रूर दूंगा और इसका बदला ज़रूर लूँगा इस इंसल्ट का। तो उस टाइम तो धनानंद ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसको लगा कि मतलब ऐसे लोग रोज़ आते जाते हैं जो धमकी देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद ना जो चाणक्य थे उनके मन में जो था ना एक वो बदला लेना, रिवेंज की जो थी वो भावना थी। तो अब उनको चाहिए था एक ऐसा पर्सन जो कि राजा बन सके और नंदास को हरा सके। तो वो महल से निकले इस खोज में कि आज मुझे कोई ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसको मैं खुद शिक्षा दूं और इस काबिल बनाऊं कि वो नंदास को हरा सके। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो महल से बाहर आ रहे थे वहीं चंद्रगुप्त मौर्य थे। वो किसी खेल में उन्होंने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया हुआ था, वो गेम खेल रहे थे। तो गेम खेलते खेलते ही चाणक्य की नज़र जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य पे पड़ी। तो जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को नोटिस किया तो उन्होंने देखा कि ये कितने अच्छे से गेम के रूल्स को मैनेज कर रहा है। तो वो समझ गए कि ये वो इंसान है जिसको अगर मैं शिक्षा दूंगा तो ये मेरा वो बदला लेने में हेल्प कर सकता है। उनकी नज़र तो उस पर थी, लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने सामने देखा कि चाणक्य खड़े हैं तो उनके पैर पकड़ लिया और उनको नमस्ते बोला, प्रणाम किया। तो और उसके बाद क्या हुआ, चाणक्य जो है वो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने जो थी चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी। इससे पहले अब थोड़ा सा आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बैकग्राउंड पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उनका बर्थ ईयर जो है अभी तक पता नहीं है कि क्या था। ये अभी तक जो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कोई भी उनकी बर्थ की हिस्ट्री या फैमिली की हिस्ट्री जो है वो क्लियर नहीं है कहीं से भी। तो कुछ लोग कहते हैं शायद 340 BC के अराउंड जो है उनका जन्म हुआ होगा। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त थे वो एक ऑर्फन थे, उनके माता पिता नहीं थे। तो कुछ कह सकते हो आप कुछ जो वहाँ पे लोग काम करते थे कोई लोअर कास्ट के, उन्होंने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर उनके वर्ण की बात करें तो कहते हैं कि वो शूद्रा वर्ण से थे, मतलब जो सबसे लोएस्ट क्लैन है उससे वो बिलोंग करते थे। तो ये हो गया थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, मगध में। और उनकी लाइनेज जैसे मैंने आपको कहा कि वो शूद्रास के कैटेगरी से आते थे, लो कास्ट क्लैन से थे, शूद्रा थे। अब तो क्या हुआ फिर उसके बाद, जो हम बैक टू द स्टोरी, तो क्या हुआ, जो चाणक्य थे उन्होंने चंद्रगुप्त को बोला कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ और मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। तो 8 साल तक तक्षशिला में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को हर एक चीज़ की शिक्षा दी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की, इकोनॉमी की, हर एक चीज़ की उन्होंने उसको शिक्षा दी। अब जब ये पढ़ाई का पीरियड ख़त्म हो गया, इसके बाद जो अब टाइम आया वो आया पावर स्ट्रगल का, कि अब शिक्षा तो दे दी चंद्रगुप्त मौर्य को, लेकिन अब चंद्रगुप्त मौर्य अकेला धनानंद को नहीं हरा सकता था, क्योंकि उसके पास 16 महाजनपद थे। मतलब वो अगर देखा जाए तो वो मगध उसकी जो थी कैपिटल स्टेट थी और वो वहाँ का बहुत ही स्ट्रांग राजा था, तो उसको हराना वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसके लिए अब चाणक्य ने क्या नीति अपनाई, उसने सोचा कि कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, एक आर्मी बनाते हैं और फिर आर्मी लेके जाके धनानंद पे अटैक करेंगे। तो पहली बार जब वो धनानंद के पास अटैक करने गए तो जो पहला युद्ध था वो युद्ध हार गए, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ से मैदान छोड़ के भागना पड़ा। इसके बाद चाणक्य को ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि इस तरीके से तो हम नंदास को नहीं जीत सकते, मतलब उसके लिए सबसे पहले हमें अपना बेस स्ट्रांग बनाना पड़ेगा अगर धनानंद को हराना है। तो उस हार से उन्होंने एक शिक्षा ली और उसके बाद उनको पता चला कि अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया साइड की, लोअर इंडस वैली के पास, जो अगर वहाँ पे बात करूं तो उस टाइम वहाँ पे ग्रीक रूलर्स थे। अलेक्जेंड्रा वहाँ से वापस चला गया था, पोरस भी वहाँ पे नहीं था। तो ये बहुत ही वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने फिर अटैक किया, वहाँ पे जो ग्रीक रूलर्स थे उनको हराया और लोअर सिंध में, लोअर इंडस रीजन में जो है उन्होंने वहाँ पे अपना राज्य घोषित कर दिया।
उसके बाद फिर वो पंजाब की तरफ मुड़े। जैसे कि मैंने बोला, ये बड़े बड़े रूलर्स जो थे उस टाइम, अलेक्जेंड्रा द ग्रेट, पोरस, ये सब वहाँ नहीं थे, तो पंजाब को जीतने का भी अच्छा मौका था। तो इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने पूरा जो है इंडस वैली वाला एरिया जो था वो अपने अंडर कर लिया। अब उनका जो था थोड़ा सा शासन बढ़ गया, साम्राज्य बढ़ गया, तो फिर उनके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो गया, एक अच्छी आर्मी भी तैयार हो गई, क्योंकि कुछ बहुत सारे हिस्से उन्होंने जो थे छोटे छोटे महाजनपदों में से जीत लिए थे। फिर वो अपनी एक आर्मी इकट्ठा करके फिर से गए, फिर से युद्ध हुआ। किस किस के बीच युद्ध हुआ? धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य। और जो सारी की सारी प्लानिंग थी, जो हर तरह की शिक्षा थी कि कैसे युद्ध होना है, क्या करना है, वो किसने दी थी? चाणक्य ने उनको दी थी। तो उसके बाद उन्होंने चाणक्य को जब ये सब कुछ सिखाया, तो उसके बाद जो था दूसरा युद्ध जो था चंद्रगुप्त मौर्य वो जीत गए। तो 321-322 बीसी के आसपास जो है मौर्यन एम्पायर जो है या मौर्य डायनेस्टी वो बन चुकी थी। और उसके फाउंडर किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो अगर आप देखो, एक ऑर्फन जिसका बर्थ का कुछ नहीं पता, जिसको पाला किसी और ने, और जो शूद्र कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उनकी मेहनत आज काम लाई और वो वहाँ से कहाँ ही पहुँच गए, राइट। तो फॉल ऑफ नंदा डायनेस्टी एंड राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर। नंदा डायनेस्टी जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और उसके बाद हमारे पास जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड आ गया, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैनिज़्म जो है जैन धर्म को अडॉप्ट कर लिया था, क्या रीजंस थे, वो सब चीज़ें हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और फिर मूव करेंगे धीरे धीरे अशोका द ग्रेट तक की स्टोरी के लिए, कि कलिंगा का युद्ध, वो सब चीज़ें हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ click on the like button and share the same video with your friends, and do not forget to subscribe the channel. Thank you and have a good day.